राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोक्ष मंत्रास में। बहुत ही पुराने समय की बात है। वैशाली राज्य में ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्रह्मदत्त बहुत ही गरीब था। लोगों के घर में पूजा पाठ करवाकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन की घटना है। ब्रह्मदत्त जब अपने घर पर सो रहा था तो आधी रात के समय उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसके कारण उसकी नींद खुल गई। वह उठा और अपनी झोपड़ी के बाहर जाकर देखने लगा। अंधेरा बहुत ही ज्यादा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी झोपड़ी के बाहर दो आदमी बातें कर रहे थे। ब्रह्मदत्त वहीं एक कोने में छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। दोनों आदमियों की बातें सुनकर ब्रह्मदत्त को पता चला कि उनमें से एक रंगा नाम का चोर था और दूसरा महल का सिपाही। असल बात यह थी कि रंगा नाम का वह आदमी चोरी करके भाग रहा था और सिपाही ने उसे पकड़ लिया। सिपाही उस आदमी से कहने लगा, रंगा, चोरी करना एक अपराध होने के साथ साथ एक पाप भी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम इस चोरी चकारी के काम में पड़ गए? आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? रंगा उसे जवाब देते हुए कहने लगा, सिपाही जी, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरे घर की हालत बहुत ही खराब है। इसीलिए जब मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया तब मुझे चोरी जैसा बुरा काम करना पड़ा। अगर आप मुझे इस बार छोड़ देंगे तो मैं जिंदगी भर चोरी का काम नहीं करूंगा। सिपाही कहने लगा, लड़के, देखने से तो तुम बहुत ही अच्छे परिवार के लगते हो, लेकिन तुम पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी? सिपाही के पूछने पर रंगा उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। सिपाही जी, मेरा परिवार बहुत ही गरीब है। बचपन में ही मेरे पिताजी गुजर गए थे और मेरी मां ने बड़े कष्ट सहकर मुझे पाला है। वह लोगों के घर में काम करती थीं और जो भी कमाई होती उससे मेरा पालन पोषण करती। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। अचानक रात के अंधेरे में एक पति पत्नी हमारे घर पर आ गए। उन्होंने हमें बताया कि वे एक दूसरे गांव में जाने के लिए यात्रा कर रहे थे, परंतु बीच में ही रात हो जाने के कारण वे आसरा ढूंढने लगे और हमारे घर आ पहुंचे। वे लोग रात वहीं गुजारने का आग्रह करने लगे। मेरी मां ने उन पर दया करके उन्हें अपने घर में शरण दे दी। तब पति ने बताया कि उन दोनों को बहुत ही भूख लगी थी। यदि उन्हें कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत ही उपकार होता। सुबह होते ही वे दोनों चले जाएंगे। मेरी मां उन दोनों की बात मान गई। मां उनसे कहने लगी, ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए खाना तैयार कर दूंगी, परंतु हमारा घर बहुत ही छोटा है और तुम लोगों को इस घर में रुकने में बड़ी ही असुविधा होगी। पति पत्नी ने कहा, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरी मां ने उनके हाथ पैर धुलवाए और साथ ही उनके रात के खाने का इंतजाम भी कर दिया। खाना खाने के बाद वे लोग कहने लगे, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और इस उपकार का बदला हम कैसे चुकाएंगे? मेरी मां कहने लगी, इसमें उपकार की कोई बात नहीं है, यह तो मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य था। इस तरह से पति पत्नी दोनों खाना खाकर उस रात हमारे घर में ही सो गए। रात भर वे दोनों सोते रहे, परंतु जब हम उन्हें सुबह उठाने के लिए गए तो वे दोनों मरे पड़े थे। यह बात पूरे गांव में फैल गई। वैद्य ने उन्हें देखा तो पता चला कि उनकी मौत जहर खाने से हुई थी। हमारे घर में नगर का कोतवाल आ पहुंचा और जब उस खाने की जांच पड़ताल की गई जो हमने उन्हें खिलाया था तो उसमें एक मरी हुई छिपकली निकली। कोतवाल हमें तुरंत राजा के पास ले गया और सारी बातें सुनने के बाद महाराज ने अपना फैसला सुनाया। महाराज का फैसला यह था कि उन दोनों पति पत्नी की मृत्यु का कारण वह खाना था जो मेरी मां ने उन्हें खिलाया था। हालांकि उन्होंने यह जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अनजाने में ही सही, अपराध तो इनसे हुआ है। इस अपराध के कारण इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। परंतु दरबार में मौजूद एक मंत्री ने कहा, महाराज, आपने जो दंड इन्हें सुनाया है उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर की गई हत्या और अनजाने में हुई हत्या दोनों में बहुत अंतर होता है। दोनों के लिए एक ही तरह का दंड उचित नहीं है। हालांकि इन दोनों मां बेटे ने अपराध किया है और उसे स्वीकार भी किया है, फिर भी यह दंड उचित नहीं है। इसीलिए महाराज, आप इन दोनों पर कुछ दया कीजिए।
मंत्री की बात सुनकर महाराज कुछ देर के लिए सोचने लगे और फिर अपना फैसला बदलकर उन्होंने एक दूसरी सजा सुना दी। महाराज कहने लगे, जैसा मंत्री जी ने कहा, इन दोनों मां बेटे के मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि ये उन दोनों पति पत्नी की हत्या कर दें, लेकिन फिर भी उन दोनों के मरने का कारण ये ही है, इसीलिए दंड तो इन्हें मिलेगा। दंड के रूप में इनसे जुर्माना वसूला जाएगा। इन्हें 1 माह के अंदर अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करवानी होंगी। अगर यह ऐसा नहीं कर पाए तो फिर 1 महीने के बाद इन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अपनी कहानी सुनाकर रंगा कहने लगा, सिपाही जी, अब आप ही बताइए, इतने पैसे मैं कहां से कमाऊं? अपनी मां को बचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, परंतु फिर भी केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं ही इकट्ठी कर पाया। आज समय सीमा का आखिरी दिन है। अगर कल मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा नहीं करवा पाया तो मेरी मां को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ऐसे में जब कोई और रास्ता मुझे नहीं सूझा तो मैंने चोरी करने का इरादा किया, और जब आज मैंने चोरी कर ली तो रास्ते में आपने मुझे पकड़ लिया। ब्राह्मण ब्रह्मदत्त, जो उनकी बातें सुन रहा था, उसे रंगा पर बड़ा ही तरस आ रहा था। रंगा की बातें सुनकर सिपाही को भी उस पर दया आने लगी। वह रंगा से कहने लगा, देखो युवक, सचमुच तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुखदाई है, लेकिन तुमने यह जो चोरी का काम किया है, यह बहुत ही बड़ा अपराध है। तुम चाहते तो किसी से उधार भी ले सकते थे। रंगा कहने लगा, भैया आप ही बताइए, हमारी हालत को देखकर भला कौन मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार में दे देता, और मान लीजिए कोई दया करके मुझे दे भी देता तो मैं वह उधार वापस कैसे चुकाता? रंगा की बात सुनकर सिपाही कुछ देर के लिए सोचने लगा और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हालत को समझ रहा हूं। जो होना था वह हो गया, परंतु इसके बाद तुम कभी भी चोरी का काम मत करना। मैं खुद भी एक गरीब इंसान हूं, मेरे जीवन में भी बहुत सी समस्याएं हैं। तुम ऐसा करो, तुमने जो चोरी की है उसमें से 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकाल लो और बाकी मुझे दे दो, और फिर यहां से चुपचाप चले जाओ। जब सिपाही ने यह बात कही तो उसकी बात सुनकर ब्रह्मदत्त को बड़ा ही गुस्सा आया। वह सोचने लगा, यह एक सिपाही होकर चोर को केवल छोड़ ही नहीं रहा, बल्कि यह भी कह रहा है कि चोरी का आधा हिस्सा मैं ले लेता हूं। यह तो उससे भी बड़ा अपराध है। अगली सुबह ब्राह्मण ब्रह्मदत्त राज दरबार में जा पहुंचा, क्योंकि उसे मालूम था कि आज फिर से महाराज इस मामले की सुनवाई करेंगे। परंतु वह चुपचाप जाकर वहां खड़ा हो गया और रात की घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। राज दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। रंगा नाम का वह युवक राज दरबार में पेश हुआ और उसने राजा के सामने 1000 सोने के सिक्के राजकोष में जमा करवाने के लिए दे दिए। तब राजा ने आदेश दिया कि क्योंकि इस युवक ने दंड के रूप में 1000 सोने के सिक्के जमा करवा दिए हैं, इसीलिए इसकी मां को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। मां के कारागार से छूट जाने पर मां बेटा दोनों बहुत ही खुश थे। उन दोनों को खुश देखकर दरबार में मौजूद लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। राज दरबार में हो रही यह सारी कार्यवाही ब्रह्मदत्त बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अगली सुबह जब राज दरबार लगा तो दरबार में एक व्यापारी पेश हुआ और महाराज से फरियाद करने लगा, महाराज, मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। मैंने अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर अपना व्यापार शुरू किया। अपने व्यापार से मैंने काफी धन कमाया था और मैं इस धन से आभूषणों का व्यापार शुरू करना चाहता था, लेकिन कल रात मेरे घर पर मेरी सारी पूंजी और धन चोरी हो गई। महाराज ने कहा, व्यापारी, हमें पूरी बात विस्तार से बताओ कि चोरी कैसे हुई। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं आभूषणों का व्यापार शुरू करने के लिए अपना सारा धन घर पर ही रखकर पास के गांव के एक व्यापारी के पास बात करने के लिए गया था। जब लौटकर मैं अपने घर आया तो घर का ताला टूटा हुआ था। घर में जो भी धन और पूंजी थी वह गायब थी। यह बात सुनकर महाराज तुरंत कोतवाल से बोले, कोतवाल जी, इस व्यापारी के घर पर जो चोरी हुई है तुरंत इसकी छानबीन की जाए और जल्द से जल्द चोर को पकड़कर पेश किया जाए। व्यापारी कहने लगा, महाराज,
उस चोर को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे घर में जिसने चोरी की है उस चोर को मैं अच्छे से जानता हूं। महाराज ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम उस चोर को जानते हो? अगर ऐसी बात है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें दो। हमारे सैनिक तुरंत जाकर उसे पकड़कर हमारे पास लेकर आएंगे। व्यापारी कहने लगा, महाराज, वह कोई और नहीं बल्कि कल जिस मां को आपने छोड़ा था उसका बेटा रंगा है। उसने मेरे घर में चोरी की है और वहां से चुराया हुआ धन दंड के रूप में आपके राजकोष में जमा करवाया है। इसी तरह से उसने अपनी मां को छुड़वाया है। यह बात सुनकर महाराज कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। दरबार में मौजूद सभी लोग बड़ी उत्सुकता से देखने लगे कि महाराज अब क्या फैसला देंगे। महाराज ने तुरंत रंगा को राज दरबार में बुलाया और कहने लगे, युवक, तुमने इस व्यापारी के घर में चोरी की है, क्या यह आरोप सही है? रंगा कहने लगा, हां महाराज, उनके घर में चोरी मैंने ही की है। अपनी मां को छुड़वाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। 1 महीने में 1000 सोने के सिक्के भला मुझ जैसा गरीब आदमी कहां से ला सकता है? जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने मजबूरी में यह चोरी की, क्योंकि मैं कुछ भी करके अपनी मां को बचाना चाहता था। इस प्रकार रंगा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महाराज ने अपना फैसला सुनाया। इस युवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और इसकी मां को बुलवाकर बताया जाए कि इस व्यापारी के घर से जो भी चोरी किया गया है वह धन व्यापारी को वापस लौटाया जाए। इसके बाद ही रंगा को कारागार से छोड़ा जाएगा। यह सुनकर रंगा मन ही मन सोचने लगा कि भला उसकी मां व्यापारी का धन कैसे वापस कर सकेगी, क्योंकि वह धन तो उसने राजकोष में जमा करवा दिया है। तभी वहां मौजूद ब्राह्मण ब्रह्मदत्त आगे आया और महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपके राज्य में रहने वाला ब्राह्मण ब्रह्मदत्त हूं। महाराज, मैं इस मामले को शुरू से ही देख रहा हूं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ कहना चाहता हूं। महाराज ने ब्रह्मदत्त से कहा, ब्रह्मदत्त, तुमको इस मामले पर क्या कहना है? ब्रह्मदत्त कहने लगा, महाराज, छोटा मुंह, बड़ी बात, परंतु आपका यह फैसला न्याय संगत नहीं है। यह सुनकर सारे दरबारी चौंक गए और सोचने लगे कि महाराज अब क्या कहेंगे। ब्रह्मदत्त की बात सुनकर महाराज को क्रोध आ गया और वे बोले, ब्रह्मदत्त, तुम्हें मेरा निर्णय सही नहीं लगता? क्या तुम बहुत बड़े विद्वान हो जो मेरे निर्णय को गलत बता रहे हो? अगर ऐसा है तो बताओ कि मेरे निर्णय में क्या गलत है, और यदि यह गलत है तो फिर सही निर्णय क्या होगा? ब्रह्मदत्त कहने लगा, महाराज, मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करने के दौरान कई राज्यों का भ्रमण किया है, इसलिए मैं विभिन्न राज्यों की न्याय व्यवस्था को भली भांति जानता हूं। जिस व्यापारी ने अभी आपके सामने अपनी फरियाद रखी, उसके घर में चोरी करने वाला रंगा है। यह बात मैंने ही उसे बताई थी। महाराज बोले, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उस व्यापारी के घर में चोरी करने वाला रंगा ही है? हमारी न्याय व्यवस्था में कौन सी कमी है और मेरे निर्णय में तुम्हें क्या गलत लगा, यह बताओ। तब ब्राह्मण ब्रह्मदत्त ने पूरी घटना विस्तार से बताई कि किस तरह उसने छुपकर रंगा और उस सिपाही की बातें सुन ली थीं। फिर वह आगे कहने लगा, महाराज, उस रात जब दोनों पति पत्नी जहरीला भोजन खाकर मरे, उसका कारण रंगा की मां नहीं थी। यह आप भी जानते थे। फिर भी आपने अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा करने का दंड दिया। महाराज, 1 महीने के भीतर इतनी स्वर्ण मुद्राएं भला एक गरीब परिवार कहां से ला सकता है? यह असंभव था और आप भी यह जानते थे। फिर भी आपने ऐसा निर्णय लिया। जब रंगा को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने चोरी करने का निश्चय किया। चोरी करने के बाद जब वह पकड़ा गया तो सिपाही ने उसे रिश्वत लेकर छोड़ दिया। फिर अपनी मेहनत की कमाई चोरी हो जाने पर इस व्यापारी को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह आपके पास आया। अब आप रंगा को कारागार में डाल रहे हैं और उसकी मां से व्यापारी की धनराशि लौटाने के लिए कह रहे हैं, जबकि वह धन पहले ही राजकोष में जमा किया जा चुका है। अब आप ही बताइए, इतनी स्वर्ण मुद्राएं उसकी मां कहां से लाएगी?
उसकी मां भी कहीं चोरी करके ही मुद्राएं चुकाएगी, और फिर जिसकी मुद्राएं चोरी होंगी वह भी आपके पास आकर इसी व्यापारी की तरह फरियाद करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। महाराज ब्रह्मदत्त की कही हुई बात को समझ रहे थे। महाराज के दरबार में मौजूद दरबारी जो अब तक शांत बैठे हुए थे, उनमें से एक मंत्री महाराज के पास आया और कहने लगा, ब्रह्मदत्त, तो फिर तुम ही बताओ कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसकी है? अपराधी कौन है? उसे अपराध के लिए क्या दंड दिया जाए? राजमहल में काम करने वाले और रिश्वत लेने वाले उस सिपाही को दंड देना होगा, परंतु फिर भी इस व्यापारी को न्याय कैसे मिलेगा? अब तो यह समस्या और भी ज्यादा जटिल हो गई है। ऐसे में क्या फैसला होना चाहिए, ये तुम ही बताओ, क्योंकि तुमने तो कई राज्यों में वहां की न्याय व्यवस्था देखी है। मंत्री की कही गई बात पर महाराज भी ब्रह्मदत्त की तरफ देखने लगे और बोले, ब्रह्मदत्त, अब तुम ही कोई सही निर्णय बताओ। व्यापारी भी बड़ी ही उम्मीद के साथ ब्रह्मदत्त की तरफ देखने लगा। तब ब्रह्मदत्त कहने लगा, इस घटना के विषय में महाराज, आपने अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार दंड दिया, लेकिन आप यह देखिए कि अपराध की शुरुआत कहां से हुई थी। अपराध होने का कारण क्या था? अपराध करते समय अपराध करने वाले की मानसिक स्थिति क्या थी, यह आपने नहीं जाना, इसीलिए समस्या इतनी बढ़ गई है। रंगा की मां ने तो उन पति पत्नी को खाना खिलाकर उनकी सहायता करनी चाहिए थी। उनकी हत्या करना उसकी मां का उद्देश्य नहीं था, इसीलिए यह घटना मात्र एक दुर्घटना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ अपनी मां को बचाने के लिए रंगा को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह एक चोर बन गया, जबकि चोरी करना उसका कोई धंधा नहीं था। वह कोई पेशेवर चोर नहीं है। रंगा की सारी सच्चाई जानकर उस सिपाही ने दया करके उसे छोड़ दिया। चोरी को बढ़ावा देना उसकी भी इच्छा नहीं थी। आपके सिपाही ने जो रिश्वत में धन लिया था वह उसने गरीबों में दान कर दिया, ताकि उससे जो अपराध हुआ है वह कुछ कम हो सके। उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रिश्वत नहीं ली थी। महाराज कहने लगे, फिर तो तुम्हारे कहे अनुसार जितने भी लोग इसमें शामिल हैं वे सब भले लोग हैं, तो फिर ऐसे में अपराध किया किसने? ब्रह्मदत्त कहने लगा, महाराज, इन सब का कारण आप हैं। महाराज, दो भले इंसानों को आपने अपराधी बना दिया, दो अच्छे इंसानों को आपने मानसिक रोगी बना दिया, तो असल में अपराध आपसे हुआ है। आपने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा कि एक गरीब मां का बेटा 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लेकर आएगा, और जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं वह लेकर आया तब इतने कम समय में वह 1000 मुद्राएं कहां से ले आया, यह भी आपने नहीं पूछा। अगर उसी समय आपने रंगा से पूछा होता कि ये मुद्राएं कहां से आई हैं, तो यह समस्या यहां तक नहीं पहुंचती। आप इसे ऐसे समझिए महाराज कि खेतों में काम करने वाला मजदूर यदि सांप के डसने से मर जाए तो सांप को दंड नहीं दिया जा सकता। वैसे ही उस खाने में छिपकली गिर गई, इसीलिए उन पति पत्नी की मृत्यु हो गई। इसमें रंगा और उसकी मां का कोई दोष नहीं है, इसीलिए रंगा और उसकी मां को छोड़ दिया जाए। रंगा से आपने जो जुर्माना वसूल किया है वह इस व्यापारी को लौटा दिया जाए। साथ ही मरने वाले पति पत्नी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। ब्रह्मदत्त के द्वारा दिए गए तर्क और सुझाव दरबार में मौजूद सभी लोगों को बहुत ही पसंद आए। महाराज ने ब्रह्मदत्त की तारीफ की और कहा, हम आज तक अपने राज्य की न्याय व्यवस्था के आधार पर लोगों को दंड देते आ रहे थे, लेकिन ब्रह्मदत्त, आज जैसा तुमने सोचा वैसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। आज से हम अपनी न्याय व्यवस्था में उचित बदलाव करेंगे और किसी भी अपराध के बारे में गहराई से सोचने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। साथ ही हम आज से तुम्हें अपने दरबार का न्याय अधिकारी नियुक्त करते हैं। इसके बाद महाराज ने व्यापारी को राजकोष से धन देकर विदा किया। रंगा और उसकी मां को भी निरपराध घोषित करके भेज दिया गया। मारे गए पति पत्नी के परिवार को महाराज की तरफ से आर्थिक सहायता भेज दी गई। महाराज की समझ में भी अब यह बात आ चुकी थी कि हर अपराध के लिए एक ही तरह का दंड नहीं दिया जा सकता। इसके बाद ब्रह्मदत्त राजा के दरबार में न्याय अधिकारी नियुक्त हो गया और अपना जीवन बड़े सुख पूर्वक बिताने लगा।
तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए।